प्यारे बच्चों नमस्कार। आप कैसे हो? आशा करते हैं सकुशल होंगे और अपने पठन पाठन में लग गए होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया जीवन परिचय मैथिली शरण गुप्त के बारे में। मैथिली शरण गुप्त के बारे में कहा जाता है कि यह द्विवेदी युग के बहुत स्तंभ लेखक, कवि, कुछ भी कहें, निबंधकार थे। तो इन्होंने प्राचीन को अपना बिंब विधान बनाया और आधुनिकता में उसका इतना सरल ढंग से प्रयोग किया कि जिसके कारण देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने में ये सफल रहे। इस प्रकार इनको मैथिली शरण गुप्त को हम राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो ऐसा मान सकते हैं। आइए देखते हैं कि जीवन परिचय में मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जिले में झांसी में 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को हुआ था। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जिला है, जिले का नाम चिरगांव है, गांव का नाम चिरगांव है, जिला झांसी है और इनका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को हुआ। आइए हम आगे देखते हैं मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। तो मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय में हमको क्या पढ़ना है? साहित्यिक जीवन परिचय। साहित्यिक जीवन परिचय का मतलब होता है कि जीवन परिचय को जानते हुए उनके साहित्यिक कृतियों के बारे में अवलोकन करना, देखना, जानना। तो आइए हम देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त का क्या है साहित्यिक जीवन परिचय। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जिला झांसी में 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को हुआ था। काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से ही इनका झुकाव था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट कर उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया था। इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण इन्हें हिंदी संसार में राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। मतलब राष्ट्र कवि का सम्मान किसे प्राप्त है? तो यह राष्ट्र कवि का सम्मान मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त है। और आगे बताएं प्यारे बच्चों कि राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया। तो जो संसद सदस्य मनोनीत किए जाते हैं यह उच्च सभा के होते हैं, राज्यसभा के होते हैं। तो मनोनीत किया। भारतीय का यह साधक 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को गोलोकवासी हो गया। अर्थात 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गई। आइए आगे हम देखते हैं। गुप्त जी की रचना संपदा विशाल है, मतलब बहुत अपार रचनाएं इन्होंने की है। इनकी विशेष ख्याति जो है, रामचरित पर आधारित एक महाकाव्य इन्होंने लिखा जिसका नाम साकेत है। तो साकेत एक महाकाव्य है जो रामचरित मानस पर आधारित है। तो जयद्रथ, भारत भारती, अनग, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज आदि गुप्त जी की अन्य प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। यशोधरा एक चंपू काव्य है जिसमें गुप्त जी ने महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया है। कह रहा है कि यशोधरा जो है एक चंपू काव्य है। यशोधरा को माध्यम बनाकर गुप्त जी ने महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया है। आइए आगे देखते हैं। गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह भारत भारती है। तो गुप्त जी का अगर पूछा जाए पहला काव्य संग्रह क्या है, तो आप बताएंगे काव्य संग्रह भारत भारती, जिसमें भारत की कुदशा का बयान हुआ है। देश के कालानुसार बदलती भावनाओं तथा विचारों को भी अपनी रचना में स्थान देने की इनमें क्षमता है। आइए आगे देखते हैं। छायावाद के आगमन के साथ, अब बता दें छायावाद का आगमन 1918 ईस्वी को माना जाता है। तो छायावाद के आगमन के साथ गुप्त जी की कविता में भी लाक्षणिक, वैचित्र और मनोभावों की सूक्ष्मता की मार्मिकता आई। गुप्त जी का झुकाव भी गीत काव्य की ओर हुआ। मतलब धीरे धीरे गुप्त जी भी गीत काव्य की ओर झुके या गीत काव्य में रचना करने लगे। प्रबंधन के भीतर ही गीत काव्य का समावेश करके गुप्त जी ने भाव सौंदर्य के मार्मिक स्थलों से परिपूर्ण
यशोधरा और साकेत जैसे उत्कृष्ट काव्य कृतियों का सृजन किया। गुप्त जी के काव्य की यह प्रधान विशेषता है कि गीति काव्य के तत्वों को अपनाने के कारण उसमें सरसता आई, पर प्रबंध की धारा की उपेक्षा नहीं हुई। गुप्त जी के कवित्व के विकास के साथ इनकी भाषा का बहुत परिमार्जन हुआ। उसमें धीरे धीरे लाक्षणिक संगीत और लय के तत्वों का प्राधान्य हो गया। आइए आगे देखते हैं। फिर तो राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की कविता का प्रमुख स्वर है। भारत भारती में प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ। इस रचना में व्यक्त स्वदेश प्रेम ही इनकी परवर्ती रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और नवीन राष्ट्रीय भावनाओं में परिणत हो गया। यही एक कारण है परिवर्तन का। इनकी कविता में आज की समस्याओं और विचारों के स्पष्ट दर्शन होते हैं। गांधीवाद तथा कहीं कहीं पर आर्य समाज का प्रभाव भी उन पर पड़ा है। अपने काव्य की कथा वस्तु गुप्त जी ने आज के जीवन से न लेकर प्राचीन इतिहास अथवा पुराणों से ली है। आइए आगे देखते हैं। ये अतीत की गौरव गाथाओं को वर्तमान जीवन के लिए मानवतावादी एवं नैतिक प्रेरणा देने के उद्देश्य से ही अपनाते हैं। गुप्त जी के चरित्र कल्पना में कहीं भी अलौकिकता नहीं स्थान है, अलौकिकता के लिए स्थान नहीं है। मतलब जो कुछ है लौकिक है, सांसारिक है, अलौकिक कुछ भी नहीं है, ऐसा गुप्त जी का मानना भी है कि जो स्पष्ट दिखे, जिससे मानव समाज का कल्याण हो। उनके सारे चरित्र मानव हैं, उनमें देव या दानव नहीं है। इसमें देव और दानव का कहीं समावेश नहीं है। इसमें सभी पात्र और मानव है तो केवल मानव है। इसमें राम, कृष्ण, गौतम आदि सभी प्राचीन और चिरकाल से हमारी श्रद्धा प्राप्त किए हुए पात्र हैं। इसलिए यह जीवन प्रेरणा और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। साकेत के राम ईश्वर होते हुए भी तुलसी की भांति आराध्य नहीं, हमारे ही बीच के एक व्यक्ति हैं। नारी के प्रति गुप्त जी का हृदय सहानुभूति और करुणा से आप्लावित है। आइए आगे देखते हैं। यशोधरा, उर्मिला, कैकेयी, विधृता, रानकदे आदि नारियां गुप्त जी की महत्वपूर्ण सृष्टि हैं। साकेत में उर्मिला तथा यशोधरा में गौतम पत्नी यशोधरा को भारतीय नारी जीवन के आदर्श की प्रतिमा बताते हुए उनके त्याग भावना एवं करुणा को बड़े ही सरल एवं सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। अब हम देखेंगे मैथिली शरण गुप्त की एक प्रस्तुत दोहा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। जहाँ इन्होंने यशोधरा, उर्मिला, कैकेयी, विधृता, रानकदे आदि नारियों को सशक्त किया और वहीं पर इन्होंने नारियों की दशा का भी उल्लेख बड़ा स्पष्ट किया है, जो कि इस दोहे में स्पष्ट है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। क्या आँख में पानी, आंचल में दूध होना और आँख में पानी होना, क्या ये दो विरोधी गुणों को नहीं दर्शाता है? यहाँ जहाँ माँ के ममता, ममत्व, प्रेम को दर्शाता है, वहीं उनकी दयनीय दशा को भी दर्शाता है कि मनुष्य नारी का कितना अपमान करता है, कितना शोषण करता है, कितना बुरा बर्ताव करता है। इसी एक दोहे में उल्लेखित हो गया है। यही कारण है कि यह दोहा यह पूरा बताने के लिए समर्थ है कि क्यों गुप्त जी को राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है। गुप्त जी की भाव व्यंजना में सर्वत्र ही जीवन में की गंभीर अनुभूति के दर्शन होते। मतलब गुप्त जी ने हर बातों को बड़ी गंभीरता से लिया है और बड़े गंभीर भाव से प्रस्तुत किया है। इन्होंने कल्पना का आश्रय तो लिया है,
पर उसकी भाव कहीं भी मानव के स्वाभाविकता का अतिक्रमण नहीं करते। उनके काव्य में सीधी और सरल भाषा में इतनी सुंदर भाव व्यंजन हो जाने का एकमात्र कारण जीवन की गंभीर अनुभूति ही है। गुप्त जी की खड़ी बोली को हिंदी कवित्व के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने वाले समर्थ कवि के रूप में विशेष महत्व रखते हैं। सरल शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली में कविता करके इन्होंने ब्रज भाषा के स्थान पर उसे समर्थ काव्य भाषा सिद्ध कर दिखाया। स्थान स्थान पर लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से उनकी काव्य भाषा और भी जीवंत हो उठी। प्राचीन एवं नवीन सभी प्रकार के अलंकारों का गुप्त जी के काव्य में भाव सौंदर्यवर्धक स्वाभाविक प्रयोग हुआ। सभी प्रकार के प्रचलित छंदों में इन्होंने काव्य रचना की है। आइए आगे देखते हैं। गुप्त जी युगीन चेतना और इसके विकसित होते हुए रूप के प्रति सजग थे। इनकी स्पष्ट झलक उनके काव्य में मिलती है। राष्ट्र की आत्मा को वाणी देने के कारण ये राष्ट्र कवि कहलाए और आधुनिक हिंदी काव्य की धारा के साथ विकास पद पर चलते हुए युग प्रतिनिधि कवि स्वीकार किए गए। इन्होंने राष्ट्र को जगाया और उसकी चेतना को वाणी दी। हिंदी काव्य को श्रृंगार रस की दलदल से निकालकर उसमें राष्ट्रीय भावों को पुनीत गंगा बहाने का श्रेय भी गुप्त जी को ही जाता है। ये सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के राष्ट्र कवि थे। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। थैंक यू फॉर वाचिंग सो मच नाइस। धन्यवाद।